भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मुकाबला दे बल्कि उसे हरियाणा में पटखनी दे सके और लोगों के मन की सरकार बना सके, आम आदमी की सरकार बना सके। हम इस बदलाव यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा में आम लोगों के बीच आम जनता का वो विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए उनकी बातें भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर सवाल भी उठे और उन मुद्दों के ऊपर सरकार भी बने। इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास अभी से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। जिन रूट पे जो जिसके भी नेतृत्व में यात्रा हो रही है उन सबके पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। युवा साथी इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस से भरोसा टूटने के बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे जुझारू और संघर्षशील साथी आम आदमी पार्टी की तरफ इस बदलाव यात्रा के दौरान रुख करेंगे। मेरा अपना रूट महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के झज्जर बेरी से होते हुए, रोहतक से होते हुए, कलोई से होते हुए और नॉर्थ की तरफ कलायत, कैथल, असंध की तरफ निकल जाएगा। ये पूरे रूट पर मैं अपनी यात्रा के दौरान युवाओं से जुड़ने की, उनके मुद्दों को उठाने की, सरकार को क्यों बदलना है, किन मुद्दों के ऊपर जनता सरकार चाहती है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे लगातार। एक उदाहरण देख के लिए मैं आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूं। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी ने 338% शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ा दिया है, जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप शिक्षा बजट को देखें तो हरियाणा सरकार ने लगभग 12% शिक्षा बजट घटा दिया है। यह अपने आप में सरकार की प्रायोरिटीज दिखाता है कि हरियाणा की सरकार गरीबों को, आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से महरूम रखना चाहती है, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। 40,000 के आसपास स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर हरियाणा में। ये सारी चीजें ये बताती है कि शिक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं है। दूसरी तरफ 350% बढ़ोतरी करके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बताया कि हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और आम आदमी और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं। यही बदलाव हम हरियाणा के अंदर भी देखना चाहते हैं, यही बदलाव हरियाणा के लोग हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए इस बदलाव यात्रा में सभी लोगों से जुड़ते हुए, उनके मुद्दों को समझते हुए हरियाणा में भी एक नई सोच की, एक मजबूत सरकार आ सके, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए उन सभी वादों के ऊपर, उन कसौटी पर अब भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया, लेकिन आपने देखा संसद में किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तो पूरे देश में इस वक्त सुरक्षा को लेकर के चिंता का माहौल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में वाकई देश सुरक्षित है। जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में सुरक्षा का क्या हाल होगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि हम शिक्षा अच्छी कर देंगे, ये कहते थे हम चिराग योजना ले आए, वो चिराग कभी जला ही नहीं गरीब बच्चों के घरों में, उससे कभी गरीब बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पाई। इनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। तीर्थ यात्रा योजना अनाउंस की, वो लागू नहीं कर पाए। जहरीली शराब पी के हरियाणा में लोग मर रहे हैं। स्कूलों के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन हाईकोर्ट ने खुद लगाया, जब उन्होंने कहा कि न टॉयलेट है, न टीचर्स हैं, न कमरे हैं, न बेंचेज हैं, कोई सुविधा हरियाणा के स्कूलों में नहीं दे पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी अपने वादे निभाने में नाकाम रही। दूसरी तरफ रोजगार को लेके रोजाना मेरे पास सैकड़ों कॉल आते हैं, जिसमें युवा ये कहते हैं कि हमारी इतनी पोस्ट निकली थी जी, टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, 7400 के आसपास तो टीजीटी के जो टेस्ट हुआ था पोस्ट के लिए, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है इन्होंने, उन बच्चों का कुछ नहीं पता। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2000 के आसपास बच्चे हैं, वो अब भी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं। 40 पेपर लीक हो गए, बहुत सारे रिजल्ट अटके हुए हैं, कोई कोर्ट में केस अटका हुआ है किसी तरीके का। तो युवाओं को रोजगार देने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बार और मनोहर लाल खट्टर जी से यह अपील करूंगा कि वो राजस्थान में जाके 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करके आए थे। अब राजस्थान की जनता ने उनको चुनाव भी जितवा दिया। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के गरीबों को भी, हरियाणा के लोगों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और हरियाणा के किसानों का भी
जब इस बार अगले सीजन में जब गेहूं खरीदने की बारी आएगी तो राजस्थान के किसान की तरह हरियाणा के किसानों को भी 2700 रुपए में उनका गेहूं खरीदा जाएगा। ऐसी मैं खट्टर साहब से विनती करता हूं, उम्मीद करता हूं इसकी घोषणा वो जल्द से जल्द करेंगे। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। राणा साहब, जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, क्या हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन तीनों जगहों पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी के चलते और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को हटा करके जो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि ये कारण रहे वहां पे। और सबसे बड़ा कारण ये रहा, इसको मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, कमजोर संगठन, उनकी कमजोर विचारधारा की हार मानता हूं। एक खुले मैदान में जहां सीधा मुकाबला था उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ, बाकी सभी सहयोगी दलों ने किसी न किसी तरीके से कॉपरेट किया कांग्रेस पार्टी के साथ। किसी ने भी बीच में उनके सीधे मुकाबले को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं लगाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस का ना जीत पाना ये बताता है कि अब कांग्रेस सक्षम नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, उसकी ताकत से, उसके संगठन से या उन चीजों से लड़ सके। ना उनके पास रणनीति उस तरीके की रहती है, ना नेतृत्व उस तरीके का रहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत नहीं है। नीतियों की जीत तब होगी जब उन्होंने जो वादे किए वहां पे वो उसको निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है इस चीज के लिए कि चुनाव के वक्त जो वादे करते हैं उसको बाद में जुमला बता करके छोड़ देते हैं, उसको लागू नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस कर रही थी। क्या लगता है कि अब आप बता रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है कांग्रेस का, तो कैसे चल पाता है ऐसे? देखिए, बहुत स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन के बारे में हमने बार बार कहा है कि इन 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस को रीथिंक करना चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर उनके पास इस तरीके की रणनीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है, तो उनको बाकी जो सहयोगी दल हैं, जिन्होंने अलग अलग जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को मात दी है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पे मजबूत टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, उनको आगे करके, उनका सहयोग लेके, उनके साथ मिलकर रणनीति बना के इंडिया गठबंधन को कामयाब किया जा सकता है। हम बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर अहंकार छोड़ करके सभी दलों को साथ लेके उनको रणनीति में साझेदार बना के, उनको उनकी जो अहमियत है उसके अनुरूप उनको स्थान दे करके अगर इंडिया गठबंधन को लेकर आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 में हार निश्चित है, उसको बचाने। तो आप हरियाणा में भी अलायंस करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ? बनाया और मध्य प्रदेश में जीसी और उसमें राजस्थान में चलो, तो क्या लगता है कि पूरा वोट के लिए सारा 2023? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति की राजनीति करती है। जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करके लोगों को बांट के उनके कभी मूलभूत काम नहीं कराए भारतीय जनता पार्टी ने। किसी भी गरीब आदमी का, आम आदमी का भला नहीं किया, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जाति के आधार पर राजनीति करना और सिर्फ इसलिए किसी को कोई अधिकार देना, किसी को कोई जगह देना कि कोई विशिष्ट जाति से है, मुझे ये सही नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में, उनके कैडर में जबरदस्त नाराजगी है कई जगहों पे इस बात को लेकर के कि उनको बाईपास करके, उनको ओवर रूल करके, उनकी सीनियोरिटी को छोड़ करके कई लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिए गए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैडर में जबरदस्त नाराजगी है। उस नाराजगी का फल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। अनुराग जी, आपने कहा कि एमपी में जैसे उन्होंने सीएम का फेज कोई प्रोजेक्ट नहीं किया और इस वजह से इलेक्शन जीत गए, तो आपकी पार्टी कोई सीएम का फेज प्रोजेक्ट करेगी हरियाणा में? देखिए, ये सब चुनावी रणनीति है और मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे पास अनुभव है 2 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का और फिर एमसीडी चुनाव में 15 साल पुरानी उनकी सरकार तोड़ने का। गुजरात में हमने उनको जोरदार टक्कर दी थी। तो हमारे पास अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देनी है और कैसे मात देनी है। हरियाणा के हिसाब से, हरियाणा की जो रणनीति हमारी पार्टी की बनेगी उसके हिसाब से जो अनुकूल होगा, समय पे वो निर्णय लेंगे। अभी इस बारे में मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। और एक आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक सोच है सभी दलों की, जिसमें ये माना गया कि तानाशाही खत्म करने के लिए। आपने कल ही देखा कि किस तरह से सीईसी को लेकर के जो कानून लाया गया, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसमें सरकार जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमिश्नर बना देगी। तो ये पूरे लोकतंत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं मोदी जी। उसको टक्कर देने के लिए सभी दलों ने एक राय की कि मिल करके समान विचारधारा से समान टेबल पे बैठ करके उस पर चर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। उसी के तहत इंडिया गठबंधन बना है। हम इंडिया गठबंधन के पूरी तरह से साथ हैं। जो भी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी और उसके बाद पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा
हरियाणा के लोकसभा चुनाव में हम उसको मानेंगे पूरी तरह से। विधानसभा चुनाव के लिए हमने पूरी तरह से स्पष्ट किया है, हरियाणा कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लीडरशिप से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में राज किया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। इनके हरियाणा के लीडर से जनता बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे पूरे बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार में। कल जिस तरह से संसद में हमारे बाजी हुई, जो नीलम थी वो हरियाणा की जीत के उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है उसको लेकर है, तानाशाही है, आवाज उठाते हैं तो उसको देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जो सुरक्षा में सेंध जिस तरीके से लगी, मैं उन पे कमेंट बाद में करूंगा जिन्होंने ये सेंध लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से सुरक्षा के नाम पे भी राजनीति करती है और उसके बाद संसद ही 2 बार, पिछला जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके का पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाना, ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस इशू है। इसको लेकर के साफ पता चलता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सरकार किस तरीके से कंट्रोल रखे हुए, किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का सही तरीके से सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाना, ये सीधे सीधे सरकार का फेलियर है, सरकार की नीतियों का, सरकार की सुरक्षा नीतियों का फेलियर है। केंद्र सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए कि ये आखिर हुआ कैसे। बीजेपी की जो सांसद है उनकी ही एंट्री हुई थी। देखिए, बिल्कुल ये सब जांच का विषय है और इन पे जांच करके जो मुझे पता लगा है कि एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और नेशनल एजेंसीज हमारी जो है वो उसकी जांच कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्या इसके पीछे किस तरह की कोई साजिश थी, कौन लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे उनकी मंशा कुछ भी क्यों ना हो। भारत की संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको सही जगह पे सही सजा मिलनी चाहिए। कुछ ज्वाइनिंग्स हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं पहले नाम पढ़ देता हूं, फिर एक एक करके मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आए। आज जो अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके जो साथी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले डॉक्टर मनुदेव दहिया जी हैं, हिंदू जागरण मंच के, मैं पहले नाम पढ़ देता हूं फिर हम ज्वाइनिंग करा देंगे। हिंदू जागरण मंच के 4 जिलों के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर मनुदेव दहिया जी, और भाजपा छोड़ करके आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अमित राव जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सफीदों से आते हैं और वहां का बड़ा पॉपुलर फेस है, वो आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार चरणजीत सिंह जी बिजली बोर्ड से ऑपरेशन हेड रिटायर्ड हैं और वो अब आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। रामचंद्र ठेकेदार जी पूर्वांचली समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र उर्फ राजाराम जी कलानौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और राधेश्याम जी पूर्वांचली समाज से आते हैं, बीजेपी के पूर्वांचली प्रकोष्ठ में काम करते थे, अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फॉर्मल ज्वाइनिंग इन सभी की तरह। आइए मनुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी में, बहुत बहुत पहले एक मिनट अमित राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी जगह बना लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है। चलो रामचंद्र जी, चलो और राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ इधर, रामचंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है।
पीछे कर दो, पीछे का लो, पीछे उठ लो तुम थोड़े सारे वाइड आ जाएगा सबका। बहुत बहुत शुक्रिया।